तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ये मैनर को, और इस जगह यानी ये मैनर के बाहर हम अब बैठे हुए देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम था शिवशियान। परंतु क्योंकि हमें ऐसे नाम याद नहीं होते तो हम इसे आदित्य बुलाएंगे। आदित्य एक्चुअली इस पुरानी दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड से आ गया था, यानी वो एक्चुअली इस जगह से बिलोंग नहीं करता था और अब बस अनजान व्यक्ति की बॉडी के अंदर था। पर खैर फिर भी आदित्य के पास इस बॉडी की भी सारी यादाशें मौजूद थी कि आदित्य ये फैमिली के हेड के एक नाजायज औलाद थे, एक डरपोक और कमजोर औलाद, और उसे बिना कोई माँ के बड़ा होना पड़ा था और ना ही उसके पास हक था ये फैमिली का नाम लेने का। और ये फैमिली के सभी ही हेड्स उसे अपनी नजरों में सिर्फ एक निकम्मा मानते थे, और उससे ज्यादा ऐसे लॉन्गिया नेशन में जहाँ पर मार्शल ताकत को सबसे ज्यादा माना जाता था, आदित्य के शरीर के अंदर उस ताकत को कल्टीवेट करने के लायक स्पिरिचुअल रूट्स तक भी मौजूद नहीं थी, यानी वो अपने शरीर तक को भी ताकतवर नहीं कर सकता था। और इतनी सारी बुरी किस्मत के इकट्ठे होने के बाद उसे एक ऐसा नमूना माना जाता था जिसे कोई कमजोर भी आकर बुली कर सकता था। और ये पिछला आदित्य नदी में डूबकर मरने ही वाला था कि उसी पल ये नया वाला आदित्य उसके शरीर में जाग उठा। और खैर इन सभी यादाशों को देखता हुआ आदित्य सोच रहा था कि अगर वो अब इस बेकार बॉडी में जाग ही चुका है तो उसे आगे क्या करना चाहिए कि तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ता धकेलता पूछता है, ओ चूजा है यहाँ पर क्या कर रहा है? अपनी उस निकम्मी माँ के बारे में तो नहीं सोच रहा जो न जाने अब किसके साथ रंगलियां मना रही होगी। और तभी बाकी भी कुछ और आदमी उसकी माँ का मजाक उड़ाते हुए इकट्ठे हो जाते हैं कि यहाँ तो वो पक्का बहुत से बंदों के साथ होगी, या तो पहले से वो इस दुनिया से टपक गई होगी। कि तभी उन्हें आदित्य की जुबान से एक गाली सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद कुछ पलों के लिए किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि इस बंदे की उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत हुई थी, जिससे उन्हें लगने लगता है कि शायद ये बस उनका भ्रम था कि आदित्य अपना मुंह उठाता उन्हें बताता है, लगता है कि तुम्हारे कान के शायद बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो मैं एक बात तुम्हें साफ साफ कहता, यहाँ से भाड़ में निकलो। और ये देखकर कि सच में इस हरामखोर की हिम्मत हुई थी उनके सामने कुछ बोलने की, वो सभी के सभी गुस्से में उबल जाते हैं और आदित्य को गले से उठाकर वो आदमी अब उस पर चिल्लाने लगा था। और यहाँ पर आदित्य भी उसे लड़ना तो चाहता था, पर वो महसूस कर पा रहा था कि ये बॉडी बहुत ही कमजोर थी। कि तभी उन सभी लोगों को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें रुकने को कह रही थी। और वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि सिर लगाने अब कौन आ गया था, और एक किचन का सामान पकड़ी लड़की उन्हें रुकने को कहती हुई बताती है कि आदित्य अभी भी फैमिली हेड का बच्चा ही है, चाहे असली ना भी हो, इसलिए उन सभी लोगों को शर्म कर उसे बुली नहीं करना चाहिए, वरना वो जाकर इस बात के बारे में कंप्लेंट कर देगी। और उस लड़की का नाम था ये चिन बैंक, बट खैर हम इसे सोनिया बुलाएंगे। और उसका कल्टीवेशन टैलेंट बूजिंग लेवल का था, जो कि स्टार्ट लेवल होता था। और एक आदमी दूसरे आदमी को बताता है कि इस लड़की की कुकिंग को उनकी मैडम यानी फैमिली हेड की वाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, इसलिए उन्हें यहाँ पर ज्यादा पंगे ना ले वहां से जाना चाहिए। जिस बात को समझते हैं वो आदमी भी आदित्य को दूर पटक कर फेंक देते हैं और उसे ये बताकर जाने लगते हैं कि आज तो वो उसे छोड़ रहे हैं, पर अगर अगली बार उसकी हिम्मत है ज्यादा बकवास करने की तो ये चीजें सिर्फ पिटाई तक ही खत्म नहीं होंगी। और फिर सोनिया जो कि सच में एक अच्छी लड़की थी आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, उससे पूछती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी। और आदित्य को भी इन यथाशों के मुताबिक याद था कि ये लड़की कौन थी, और ये ऑफिशियल किचन में काम करती थी, और इस पूरे मैनर में ये लौती बंदी थी जो आदित्य पर तरस खाती थी, क्योंकि शायद सोनिया का भी फैमिली स्टेटस काफी लो था। कि जब आदित्य उसका हाथ पकड़ता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन प्रकट होता है कि फीमेल डिसेबल्ड लेशियर सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, और उसके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आ गई थी जिसमें उसे बता रखा था कि उसे फीमेल डिसाइपल्स को इकट्ठा करना था, और जैसे ही वो अपनी काबिलियत पर अच्छे काम करेंगे आदित्य को उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे उसके और उसके डिसाइपल का लेवल ग्रो अप होगा, और वैसे ही वो डिसाइपल्स और स्किल्स को इकट्ठा कर पाएगा। और फिलहाल के वक्त वो सिर्फ एक डिसाइपल को इकट्ठा कर सकता था। और फिर आदित्य भी इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा कांड तो पहले से ही हो गया था, तो फिर वो एक सिस्टम स्क्रीन के बारे में ज्यादा क्यों ही सोचता। और सोनिया भी देखती है फालतू में ऊपर ही देखी जा रहा था जैसे हवा में अंकुर लगे थे। और आदित्य नोटिस करता है कि अगर उसे एक फीमेल डिसाइपल चाहिए तो उसके सामने एक मौजूद तो थी। और फिर वो सोनिया से पूछता है कि क्या वो उसकी चेली बनना चाहेगी, जिस बात से सोनिया साफ पूछती है कि कल्टीवेशन टैलेंट तो उसका ज्यादा था और डिसाइपल वो उसे बनने को कह रहा था। पर खैर क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी वहां से जाने से पहले वो उसे बता देती है, मुझे समझ तो नहीं आया कि तुम्हारा मतलब क्या था, पर अगर तुम्हें इस बात से अच्छा लगता है तो मैं तुम्हारी फीमेल डिसाइपल बनने को रेडी हूँ। और फिर उसे ये बताकर कि वो काम करने को चाह रही है वो वहां से चुपचाप चली जाती है। और आदित्य को नोटिफिकेशन आते हैं कि पहली फीमेल डिसाइपल को पाने के बाद उसके रिवॉर्ड में उसकी स्पिरिचुअल रूट्स को एक्टिवेट कर दिया गया था। और जिस पल सोनिया किचन में जाकर कुकिंग करेगी आदित्य को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जो सहारे वो ताकतवर बनेगा। और यहाँ पर सोनिया किचन में अंडे वगैरह और कुकिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि उसका काम एक कुकिंग का था। और बाहर खड़े आदित्य को भी एक्चुअली में सोनिया के बस एक काम करने से ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे। और यहाँ पर किचन में बाकी देख रहे थे कि सोनिया 3-3 बंदों का काम अकेली संभाल रही थी। पर खैर जिससे भाग्यों का भी फायदा हो रहा था, क्योंकि उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे आदित्य के साथ साथ सोनिया की भी कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। और वैसे ही दोनों का लेवल
पावर लगातार बढ़ता जा रहा था और यहाँ बाहर आदित्य एंट्री लेवल तक पहुंच गया था और अब वो फॉलोइंग लिस्ट में से कुछ स्किल्स में से एक स्किल को चूज कर सकता था, जैसे हॉबी के तौर पे करने के बाद उसका लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। और वहाँ पर काफी फालतू सी हॉबीज थी, तो इसलिए वो आंख बंद कर कोई भी एक रैंडम हॉबी को चूज कर लेता है। और फिर टाइम बाद हम उसे देखते हैं फिशिंग करते वक्त, क्योंकि उसने फिशिंग हॉबी का चूज किया था, जिससे अगर वो फिशेस पकड़ेगा तो उससे उसे एक्सपीरियंस मिलेगा। पर फिशिंग करना सच में काफी बोरियत का काम था और ऐसे बोर हुआ ये वो फालतू बातें सोच ही रहा था कि फाइनली उसके जंगल में एक मछली फंस जाती है और इसलिए जल्दी में अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस मछली को वहां से खींच कर निकालता है। और वो एकदम खुश हुआ उस मछली को अपने हाथ में पकड़ने वाला था कि उसके बाल उसका ध्यान भटकाती है एक मदद की चिल्लाने की आवाज, जिससे वो मछली तो उसके हाथ से छूट जाती है। और वो गुस्से में उस आवाज की तरफ बढ़ता इरिटेट हुआ कह रहा था कि ये तो किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज थी। और यहाँ पर जंगल के एक छोटे से घर में हम देखते हैं कि कुछ लोग सोनिया को पकड़कर जोरों से दूर पटक कर फेंकते हैं, जिससे घायल होती सोनिया उनसे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो वो लोग उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। जिस बात पर उनमें से एक आदमी बताता है, रात नहीं दोपहर के वक्त कैसा तुम हमारे बीच में पढ़ रहे थे, हम तो बस उस चूजे का सबक सिखाने वाले थे, पर तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे बीच में पढ़ने की, तो बेशक तुम्हें भी इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। और उसकी गंदी नजरों से हम साफ साफ ही जान पा रहे थे कि वो सोनिया के साथ क्या करना चाहता था। और वो उस पर अपने गंदे हाथ फेर नहीं वाला था कि उससे पहले उसके चेहरे पर एक जोर की लात पड़ती है और वो सीधा ही घर की खिड़की तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। और फिर सब लोग अपने सामने देखते हैं कि ये काट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आदित्य ही था। और उन्हें लगता है कि आदित्य ये चीज सिर्फ धोखे से कर पाया था, क्योंकि फिर वरना आदित्य जैसा बंदा जिसकी स्पिरिचुअल रूट्स तक भी नहीं जगे थे, आखिर उनके बॉस को सिर्फ एक ही हमले से कैसे ही हरा सकता था। और यहाँ आदित्य अपने आप की तरफ देखकर सोच रहा था, यह तो सच में कमाल की बात है, मेरे लेवल अप होने से सच में काफी ताकतवर हो चुका हूँ और मेरे पैरों तक की ताकत भी पहले से तो काफी ज्यादा लग रही है। कि आदित्य के उन पर ध्यान न होने का मौके का फायदा उठाकर दूसरे एक लफंडर भी आदित्य पर अपनी मार्शल आर्ट स्किल से हमला कर देता है। पर आदित्य था उससे पहले ही उसके सामने से गायब हो गया था, जो चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। और उसके पीछे आकर आदित्य कहता है, वाह ये तो कमाल हो गया, मेरी तो स्पीड भी पहले से काफी बढ़ गई। किसी के पीछे से फिर से एक दूसरा आदमी आता, उस पर हमला करने लगता है। अपने दूसरे साथी को बताता कि उन्हें इस नमूने पर हमला करते पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं, कि उसका दूसरा साथी भी आदित्य पर अपना वार करता बताता है कि वो तो एक्चुअली में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और वो स्लो मोशन में अपने अपने हमले करते सोच रहे थे कि हाँ बेटा वो इनकी मल्टी वार से तो नहीं बच पाएगा, पर इन कार्टूनों के हमले से बेशक आदित्य आसानी से डोज कर लेता है। और उन दोनों के आपसी हमले एक दूसरे पर ही लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो दूसरे वाले को तो मुक्का मारकर पेल देता है और एक जो ज्यादा ही बकवास कर रहा था वो सीधा उसके घोटियों पर लाते मार उसके अंडों का फ्राई ऑमलेट बना देता है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और बेशक इतनी बुरी मार खाने के और अपने फैमिली ज्वेल्स को कमाने के बाद वो बंदे पछतावे और बदले की आस में वहां से भाग जाते हैं। और पीछे खड़ी सोनिया इस सब से हैरान ही पूछती है, आदित्य आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? वो सभी बंदे बूजी की एंट्री लेवल पर थे, पर वो हार गए तुम्हारे जैसे व्यक्ति से जिसकी स्पिरिचुअल रूट्स तक भी नहीं जागे थे, और तुम्हारी तेजी तो उनके लेवल से भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। आखिर तुमने सिर्फ एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे बदल ली? और वो ये बात कर ही रहे थे कि उस पहले दिन की आदित्य की वो बात याद आती है जब आदित्य ने उससे उसका डिसाइपल बनने के लिए पूछा था, जिससे सोनिया को अंदाजा होता है कि शायद उसी दिन ही आदित्य ने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को किसी तरह से जगा लिया था। और जब उसने उसे उसका डिसाइपल बनने के लिए पूछा था तो वो इस बात से एक्चुअली में काफी सीरियस था। और फिर इस बात से अचानक अपना तशरीफ उठा और सर झुका। सोनिया उसे बताती है, मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, पिछली बार मेरे मजाकिया बिहेवियर के लिए, और आज आपने सच में मुझे अपना स्टूडेंट समझ के मेरी जान भी बचाई। पर उसकी तरफ वापस मदद का हाथ बढ़ा। वो बताता है, चिंता मत करो, पहले तुमने मेरी मदद की थी और आज मैंने तुम्हारी मदद की, तो हम दोनों एक ही जैसे हुए। और फिर वहाँ से जाते हुए वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे और आदित्य को सोनिया से पता चलता है कि नॉर्मली जो लोग बिना स्पिरिचुअल रूट्स के पैदा होते हैं वो कभी भी स्पिरिचुअल रूट्स को जगा ही नहीं सकते। तो इसलिए जो आज आदित्य ने करके दिखाया था वो पूरी हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ था। और ये खतरनाक रूल को तोड़ने के बाद तो आपने जो अभी करके दिखाया है ये राज से पूरे मैनर में फैलेगा कि हमारे यंग मास्टर आदित्य, जिन्हें 20 साल के होने के बाद भी अभी तक बंदी नहीं मिली, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को जगा लिया है। ये बात सुनकर तो सभी के सभी लोग ही हैरान हो जाएंगे। शुक्रिया सोनिया, और तुमने मेरी बेइज्जती की या फिर इज्जत। खैर फिर ये बातें करते हुए वो लोग ये मैनर में एंटर कर जाते हैं कि तभी वहाँ का स्टीवर्ट जिया सोनिया के कान को पकड़कर जोर से दबाने लगता है और सोनिया पर चिल्लाता हुआ उसे बताता है, आखिर तुम हमारे लिए मुश्किलें इकट्ठी क्यों कर रही हो? बस क्योंकि एक बार मैडम को तुम्हारी कुकिंग का पसंद आ गई और तुम्हें लगने लगता है कि तुम ज्यादा हवा में उड़ने लगोगी। देखो तुमने हमारे यंग मास्टर के सर्वेंट के साथ क्या किया। कि तभी उसे टोकता हुआ आदित्य बीच में पड़ता है और उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और उसे एक बात साफ बताता है कि उसके डिसाइपल को कोई बिना वजह ही ऐसे छू नहीं सकता। अच्छा ठीक है, पर मेरा हाथ टूटने वाला है। और तभी वहाँ पर आदित्य पर चिल्लाती हुई ये मैनर के सेकंड मैडम आ जाती है, यानी ये
ये फैमिली की ऑफिशियल सेकंड वाइफ और उसका नाम हम सोनतन रखेंगे। और क्योंकि सोनतन का रिश्ता आदित्य से अच्छा नहीं था, वो उस पर चिल्लाती है कि आखिर वो बेवजह मुश्किलें इकट्ठी क्यों कर रहा है। कि आदित्य उसे साफ बताता है आपके चमचे जाकर एक लड़की को बंदी बना रहे हैं और अब ये निकम्मा स्टीवर्ट भी लोगों को बुली कर रहा है। तो मैंने इसका थोड़ा सा हाथ का झटका दिया। आपको इस बात पर गुस्सा आने लगा, जिस पर सोनतन इरिटेट होती चिल्लाती है कि आखिर आदित्य की ज्यादा चिल्लाने की हिम्मत कैसे हो रही थी कि वहीं पर सोनतन का असली बेटा और वहाँ का सेकंड यंग मास्टर ऐसा था जिसका नाम ये बता और वो यही बताता आ रहा था कि आदित्य जैसा बंदा उनकी ये फैमिली पर एक बहुत बड़ा दाग है और आज उसने उसके सर्वेंट्स को नुकसान पहुंचाया था, तो उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। पर सोनतन बताती है कि फिलहाल के वक्त नहीं, और अब की और ऐसा देती है कि आदित्य और सोनिया की 3 महीने की सैलरीज को रख लिया जाएगा और जब वहाँ के फैमिली हेड वापस आएंगे आगे का डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसलिए आदित्य और सोनिया भी चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि बेवकूफों के साथ बहसने से ज्यादा कुछ होने नहीं वाला था। और यहाँ टाइम बाद ये मैनर के अंदर सोनतन और ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि सुनने में आया था कि आदित्य अचानक से लड़ने में काबिल हो गया था और ये भी सुनने में आया था कि उसकी अचानक से स्पिरिचुअल रूट्स जाग उठी थी। और अगर इस चीज के बारे में फैमिली हेड को पता चल गया तो हो सकता है कि लोग उसकी इज्जत करना शुरू हो जाए। और ये इस बात पर नहीं मानना चाहता था कि किसी की स्पिरिचुअल रूट्स अचानक से जाग सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसे यकीन था कि आदित्य पक्का मार्शल आर्ट सीख कर आया होगा। पर सोनतन उसे बताती है हमने पहले उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश तो की थी ताकि हम उसकी मौत पर हाथ से का बहाना लगा पाए, पर न जाने कैसे वो हरामजादा बच गया। तो उस पर रोज किसी को नजर रखने के लिए रखो और मेरे पास फिलहाल इतनी अथॉरिटी नहीं है उसे यहाँ से दफा करने के लिए। पर अगर मैनर के बाद उसके साथ कुछ भी होता है वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी और इस चीज को एक हादसे के तौर पर गिना जाएगा। यानी यही वो गंदी औरत है जिसने आदित्य को पहले पे मारने की कोशिश की थी। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं किचन एरिया में जहाँ पर सभी काम कर रहे लोग कह रहे थे कि एक ही बंदी सभी लोगों का काम संभालना चाहती थी। और यहाँ अंदर हम देखते हैं सोनिया को जिसने अपने हाथ में न जाने कितने नाइफ्स पकड़ रखे थे और अब उसकी कुकिंग स्किल का लेवल पहले से बहुत ज्यादा हो गया था कि तभी खाने को हवा में उछाल कर वो उसे इतनी तेजी से काट पीटती है कि सभी को देखकर लग रहा था कि ये बंदी पक्का पिछले जन्म में एक प्रोफेशनल असैसिन थी। अरे भाई साहब ये देख तो ऐसी टेक्निक तो निंजा हथौड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहाँ एक तरफ तो आदित्य मजे से लेट रखा था और सोनिया की लगातार कुकिंग की वजह से उसे लगातार एक्सपीरियंस मिल रहा था और तभी उसका एक लेवल ब्रेक थ्रू होता है और उसे एक स्किल मिलती है आयरन स्टमच, जिससे वो किसी भी चीज को निकल कर उसकी स्किल्स को पा सकता था। और साथ ही अब वो एक और फीमेल डिसाइपल रख सकता था जो देखकर खुशी से उठता हुआ वो भी कहता है और लगता है कि मेरा एक लेवल बढ़ गया। पर खास बात ये नहीं है बल्कि मुझे जो स्किल मिली है आयरन स्टमच, अगर मैं खाने से स्किल्स को पा सकता तो मैं समझ गया हूँ कि मुझे किस जगह पर जाना चाहिए। और हाँ, वो जगह और क्या हो सकती थी बुक स्टोर के अलावा जिनमें लिखी गई स्किल्स को कहकर वो पा सकता था। और अब आदित्य एक बुक स्टोर के अंदर आ जाता है जहाँ पर अलग अलग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक रखी थी और वहाँ का ओनर आदित्य का स्वागत करता बताता है कि आखिर ये फैमिली का यंग मास्टर आज यहाँ पर क्या लेने आया था। और आदित्य उसे बताता है कि वो उस दुकान पे मौजूद सबसे शक्तिशाली टेक्निक चाहता था। और आदित्य की जुबानी ये बात सुन वो दुकान का ओनर भी सोचने लगता है हाँ ये बंदा इस चीज का क्या करेगा, मैंने सुना था कि इसके स्पिरिचुअल रूट्स तक भी नहीं खुले, तो आखिर ये मुझसे टेक्निक क्यों मांग रहा है। पक्का जब पिछली बारी पानी में डूबा था इसके दिमाग में तब का ज्यादा पानी भर गया होगा। और फिर वो ओनर अपनी बेटी को कहता है वहाँ पर एंट्री लेवल बूचिंग टेक्निक लाने के लिए। और फिर हम उस ऑनर की बेटी को देखते हैं जिसका कल्टीवेशन इस वक्त बूचिंग स्टेट पे था और उसके नाम को स्नेहा मानकर चलते हैं। और जैसा उसका बाप कहता है वो बिल्कुल वैसी टेक्निक लाकर सामने रख देती है, जिसे देखकर आदित्य बताता है कि उसे यहाँ की सबसे ताकतवर टेक्निक चाहिए थी, न कि ये कमजोर सी टेक्निक। जिस पर चिड़ती स्नेहा बताती है कि अगर आदित्य अगले 5 सालों तक तो वो भी एकदम कमाल की चीज हो जाएगी। पर जब आदित्य टेबल पर सिक्के रखता है बेशक उसकी हिम्मत के सामने दुकान का ऑनर एकदम पिघल जाता है और अब एकदम अपना एटीट्यूड बदल से पूछता है अच्छा तो आपको ये चीज चाहिए थी यंग मास्टर, जाओ स्नेहा हमारी सबसे शक्तिशाली टेक्निक को लेकर आओ। और स्नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है और वहाँ से सबसे शक्तिशाली टेक्निक को लाते। वो चिढ़ती हुई एक बात बता रही थी कि जहाँ तक उसे याद था आदित्य एकदम निकम्मा और नाकाबिल था जो इस टेक्निक्स को कभी भी मास्टर नहीं कर सकता। और उसे वो 1 AM की टेक्निक देती। वो बताती है अगर इस टेक्निक को तुम अपने मरने से पहले हासिल कर पाए और अगर उस पल तक मैं जिंदा रही तो मुझे ढूंढने आ जाना, फिर मैं अपनी लातों को हवा में कर अपने सर को पानी में डुबो कर रखूंगी, वो भी खुले बाजार में। खैर पर ऐसा कभी भी होगा नहीं। जो बात से आदित्य भी खुश था कि उसे कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। और वो शॉपकीपर को बताता है कि ये चीज स्नेहा ने वादा की थी तो उन सभी को इस चीज को याद रखना था क्योंकि वो अभी अभी इस टेक्निक को मास्टर करने वाला था। कि तभी आदित्य उस टेक्निक के स्क्रोल को पूरा घुमाकर अपने मुंह को पूरा बड़ा सा खोलकर उसे सीधा ही बीच में धेस डालता है, जिससे शॉप का ओनर एकदम हैरान था कि माना दुनिया में अलग अलग फैटिश और शौक होते हैं पर टेक्निक का स्क्रोल मुंह में लेना ये कैसा शौक था। और कुछ ही पल में आदित्य उस स्क्रोल को निकल लेता है, जिससे स्नेहा को रियलाइज हो गया था कि आदित्य की टेक्निक तो उससे भी कमाल की थी क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आदित्य उन्हें ऐसा खुश दिख रहा था जैसे उसने अभी कोई चॉकलेट खाई हो। और कुछ पल बाद उसके साथ भी कुछ अजीब सा होने लगा था। इतना सही तो नहीं लग रहा, मेरी एबिलिटी काम तो कर रही है ना। कि तभी अचानक ही उसके शरीर में कुछ होता है और अचानक ही उसके शरीर से एक अजीब सा ऑरा निकलता है और उस ताकत को स्नेहा और शॉपकीपर दोनों महसूस कर पाते हैं कि उसे एक ही पल में आदित्य उनके सामने से गायब होकर उठता है। और उसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी कि वो फ्लैश और स्पाइडरमैन का मिक्सचर बन गया था कि कभी वो तेज तेज टाउन का चक्कर लगाने लगता तो कभी बंदरों की तरह इधर उधर छलांगे मारकर लोगों की छतों को तोड़ना और फिर वापस से पूरी शुभ यात्रा कर वो उसी दुकान में वापस
वापस आ जाता है और शॉपकीपर भी हैरान होता चिल्लाता है। उसकी माँ का, इसने तो कर दिखाया। अब तो अगर मुझे कोई ये भी बोलेगा संतरे आसमान से गिरते, मैं मान लूंगा। और स्नेहा भी आकर बताती है कि सच में वो अपनी शर्त को हार गई थी और वहाँ मार्केट में नीचे एक पानी की बाल्टी को रखा जाता है और शॉपकीपर स्नेहा को बता रहा था कि उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिर भले ही वो शर्त हार गई है तो क्या हुआ, ये करने की क्या जरूरत है। जिस पर स्नेहा उस पागल को पूछती है, अगर बातें ऐसी कर रहे हो तो फिर मेरे पैरों को भी छोड़ दो। और वहाँ पर इकट्ठे लोग भी बातें कर रहे थे कि कैसे स्नेहा एक बिना स्पिरिट रूट वाले बंदे से शर्त हार गई थी। और सुनने में आया था कि वो बंदा एक्चुअली में एक ताकतवर टेक्निक को एक ही मिनट में सीख गया। और यहाँ पर आदित्य अपना सर पानी में डूबने वाली स्नेहा के पास आकर उसे रुकने को कहता बताता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हारी कोई भी हॉबीज है या फिर तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स वगैरह है। और उल्टी हवा में टंगी स्नेहा को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे टाइम पर आदित्य उससे ये बात क्यों पूछ रहा था। और फिर कुछ पल बाद पूरा सीधा होकर स्नेहा उसे बताती है कि वो कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है पर उसे लिखना और पेंटिंग करने काफी अच्छे से आती है, जो बात आदित्य के लिए काफी थी। और वो उसे बताता है तो क्या तुम मेरी चेली बनना चाहोगी, और अगर तुम हाँ करती हो तो मैं आज के इस शर्त के बारे में भूल जाऊंगा। जिस पर स्नेहा पूछती है, ठीक है तो फिर तुम मुझे कौन सी मार्शल टेक्निक सिखाओगे। नहीं, मार्शल टेक्निक तो कोई नहीं सिखाऊंगा, बस अपनी राइटिंग और पेंटिंग पे ध्यान देना। क्या अजीब मास्टर मिला मुझे। खैर, और अब अपनी दूसरी चेली को प्राप्त करने के बाद आदित्य जंगल से जाता हुआ बातें कर रहा था कि उसने ज्यादातर बुक्स को पहले से बचा लिया था, पर स्किल का कूल डाउन सच में बहुत ज्यादा था, जिससे उसे ज्यादा स्किल्स पाने के लिए वेट करना पड़ेगा। और पर वो अपना मुंह खोलकर एक और किताब का स्क्रॉल बना उसे खा लेता है कि न जाने उसे कोई अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था कि उसके पीछे हम देखते हैं एक अजीब से मॉन्स्टर व्यक्ति को, जो कि न जाने क्यों कुंफू पांडा का ताइलंग लग रहा था। और वो सस्ता ताइलंग आदित्य पर वार करता है, सामने की सारी जमीन को तहस नहस कर देता है। और दूर ही जंगल में इस चीज को देखते हैं हम देखते हैं येबा और उसके साथ है एक आदमी को। और वो आदमी येबा को बता रहा था कि जिस मॉन्स्टर को उसने हमला करने के लिए भेजा था वो वूचिंग की माइनर स्टेज पे था, जिससे बिना स्पिरिट रूट का बंदा कभी भी नहीं हरा सकता। और येबा के साथ ये बंदा डीमन सप्रेशन डिवीजन का वार्डन था, जिसका वूचिंग लेवल थोड़ा हाई था। और येबा बताता है कि वो बहाना लगाएंगे कि एक डीमन ने आजाद होकर आदित्य को मार दिया था और फिर वार्डन चैन ने सही टाइम पर पहुंचकर उस डीमन को संभाल दिया था। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनके पीछे से एक आवाज उनसे पूछती है, तुम दोनों के प्लान तो काफी सही है पर आखिर इसमें मना कौन है। और वो दोनों ही जगदम है आदित्य को अपने पीछे देख डर जाते हैं और उससे अपनी दूरी बना लेते हैं। और वार्डन हैरान होता सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा एक वूचिंग रैम के डेमन के हमले से कैसे बच गया, और वो खुद उस डेमन से ताकतवर वन रैम में था और ये उनके पीछे भी चुपके से कैसे आ पाया। और इसलिए घबराए हुआ वार्डन ये बात से पूछ रहा था कि क्या आदित्य के पास सच में कोई स्पिरिट रूट नहीं है या फिर ये कोई मजाक हो रहा है। और यहाँ पर यह बात तो पहले से ही बहुत ही घबरा चुका था कि आदित्य उसे बताता है, ये बात तुमने पहले मुझे डुबाने की भी कोशिश की थी ना, पर आज तो तुमने साफ साफ मुझे मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और ये बात जो कि एकदम घबरा रखा था डर से चिल्लाता पूछता है कि आखिर वो वूचिंग लेवल का डीमन कहाँ पर गया। जिस पर वार्डन उसे इशारा देता सामने देखने को कहता है। और ये बात कहता ये देखकर हालात और भी टाइट हो गए थे कि आदित्य ने उस डीमन को इतने कम पलों में पहले से हरा दिया था। और अब वार्डन भी समझ गया था कि आदित्य एक्चुअली में ताकतवर था, इसलिए वो खुद जाकर उस पर हमला करने को टूट पड़ता है ताकि फिर आदित्य को मारकर इस बात को दबाया जा सके। और उसके हमले को आसानी से ढोस कर आदित्य बताता है, तो तुम वन रियम में हो तो तुम्हें हराने के बाद तो मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पर वार्डन उस पर लगातार मुख्य चला था बता रहा था कि कुछ दिनों का वेकन बंदा कभी भी उसका लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, जो पाने में कईयों को तो 10 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। पर खैर उसकी बातें जितनी बड़ी थी उतने उसकी ताकतें नहीं, क्योंकि आदित्य उसके आ रहे हर एक हमले को आसानी से रोक लेता है और उल्टा एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वार्डन एक ही पल में दूर पटक कर गिरता है। और अब एकदम हैरान हुआ सोचने लगता है, आराम साथ ये मैंने मुझे बताया था कि इस आदित्य के पास सिर्फ मार्शल आर्ट्स की स्किल्स हैं, पर यह तो मेरे सामने भी इतना ज्यादा ताकतवर है, यह सिर्फ वेकने की नहीं हो सकते। और यहाँ पर उस लंगड़ा रही चैन की तरफ बढ़ता आदित्य असली ताकत का रीजन जानता बताता है। लगता है कि जो मैंने कल किताबें खाई थे वो सच में ही काफी फायदेदार थे। लड़ाई के दौरान भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इन मूव्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखा था। और यहाँ पर वार्डन सोच रहा था कि वो पक्का आदित्य को हरा तो नहीं सकता, तो इसलिए बस उसे कुछ कर उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर की सारी एनर्जी का इस्तेमाल बस अपने शरीर को हल्का कर वहां से भागने के लिए करना चाहिए। और फिर वैसा ही बिल्कुल अपनी एनर्जी को छोड़कर वार्डन पूरी तेज दुमदुबाता वहां से भागने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो आदित्य अभी भी उससे काफी पीछे था। मैं एक ही पल में से इतना आगे आ गया, तो अगर ये चूजा तेज भी हुआ ये कम से कम मुझे नहीं पकड़ पाएगा। पर उसे पल आदित्य उसके पीछे से गायब हो सीधा ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वार्डन की पटकर हाथ में आ जाती है और भागते हुए हवा में ही उसका सर पकड़ आदित्य अपनी खाई गई किताब से एक और कमाल की स्किल का इस्तेमाल करने का सोचता है और फिर उस ताकतवर स्किल का इस्तेमाल कर वो उसके सर को जोर से जमीन में धीस देता है। और ये हिट तो बहुत ही ज्यादा जोर की थी कि वार्डन कुछ भी कर वहां से भाग तक भी नहीं सकता था। तब उसके पास बचने के लिए एक स्किल बच रखी थी, वो था बातों को घुमाने की। और बिल्कुल
बिल्कुल वही घटना वो आदित्य को बताने लगता है। और मेरे छोटे आका मुझे माफ कर दीजिए, और साथ ही साथ शायद आपको पता ना हो पर मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल में से हूँ, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप भी मुश्किल में आ सकते हैं। जिस पर आदित्य भी कहता है मतलब तुम सरकारी हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम काफी अच्छे इंसान हो जिनका काम हमारी रक्षा करने का होता है। और यही कहकर अगले पल आदित्य उसके सामने से गायब हो गया था और उसके औरत तक को भी वहाँ से गायब होता देख बोर्डन जन को कुछ पलों की उम्मीद आती है कि शायद सच में ही वो उससे घबराकर भाग गया था, पर उसके अगले पल ही वो अपने सामने किसी के खड़े होने के एहसास को महसूस करता है और सर को ऊपर कर वो देखता है कि वो आदित्य ही था जिसने अपने हाथ में उसी टाइगर डीमन के क्लोज पकड़े हुए थे। और बोर्डन जन शायद समझ गया था कि आदित्य का शायद प्लान था उसकी मौत का बाद में सारा नाम उस डीमन पर लगाने का, और इसलिए डरा हुआ वो चिल्लाने लगता है। बेवकूफ क्या करने की सोच रहा है, मुझे मारने के बाद तुम्हें सिर्फ मुश्किलें सहनी पड़ेगी, और ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और कुछ समय आदित्य उसे बताता है तुम अपने आप को ऑफिशियल बुलाते हो और तुम इस कत्ते येबा के साथ काम कर रहे थे और एक मासूम को मारने की कोशिश, और बिल्कुल येबा के प्लान की तरह ये माना जाएगा कि डेमन ने तुम्हें मार दिया था और फिर मैंने आकर डेमन को मार दिया, तो तुम्हें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर अगले पल का इंतजार न करता वो उसे मार देता है। और यहाँ पर येबा जो कि भाग कर घर आ गया था अपनी माँ सौतन को सारी बातें बता देता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था और उनका प्लान फेल हो गया था, पर क्योंकि वो पहले ही वहां से भाग गया था उसने लड़ाई का अंत खुद की नजरों से नहीं देखा था कि जब ये वहाँ अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है वो देख पाता है कि जहाँ पर चैन होना चाहिए था वहाँ खड़ा था आदित्य, जिससे पता लगता था कि बोर्डन चैन को उसने हरा दिया था और अब ये वक्त भी उससे सावधानी रहना पड़ेगा। और एकदम डरे है ये वक्त का चेहरा इस वक्त चूज है आम से भी ज्यादा बुरा दिख रहा था, पर उसकी माँ सौतन उसे शांत करती बताती है कि अगर सिर्फ ये बा आदित्य के स्पिरिचुअल रूट्स को चुराने के बाद अच्छी तरह अपने आप को ट्रेन करता तो आज वो टूरियम तक पहुंच गया होता और आज उसे इसने कमर से डरने की जरूरत भी नहीं होती, जिससे शायद पता लगता था कि आदित्य के पीछे स्पिरिचुअल रूट्स ना होने का कारण भी शायद यही दोनों थे। और ये अपनी माँ को बताता है कि उसने पहले से अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दी थी तो गवर्नमेंट जल्द ही मर्डर के केस में आदित्य को पकड़ लेगी, पर सौतन इस बात पर बताती है कि आदित्य ने पहले से ही डेमन सप्रेशन डिवीजन में बात की थी और उन्हें ये बताया था कि वार्डन चा डेमन द्वारा मारे गए थे और वार्डन चा के शरीर के ऊपर उन क्लॉज का निशान देखकर इसी बात का ही सबूत बनता था। और उन्हें एक बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई थी कि उसने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को भी चुका लिया था और ऊपर से उसके पास एक अलग ही तरह का टैलेंट था, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आदित्य को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा उससे पहले वो और भी ताकतवर हो जाए। और सौतन ने अब ये कोई काम किया था 24 घंटे किसी एक व्यक्ति को आदित्य पर नजर रखने के लिए, और वैसा ही ये भी कर रहा था। और यहाँ पर आदित्य एक बाल्टी में कुछ मछलियां डाले उन्हें ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सिस्टम उसे फिशिंग से एक्सपीरियंस देगा, पर सिस्टम में ये थोड़ी ना लिख रखा था कि उसे तालाब से ही मछलियों को पकड़ना होगा, और इसी चीज को वो कंफर्म करना चाहता था। और बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है, जब उस बाल्टी से भी अपनी मछली को पकड़ता है उसे 4 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर यह वो आदमी भी जाकर उसे बताता है कि आदित्य सारा दिन बस टाइम पास करता था या फिर दुकान से मछलियां खरीद कर उसे बाल्टी में डालकर पकड़ता था, और ना ही वो कोई सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा था और ना ही ताकतवर बनने के कोई अलग तरीके का इस्तेमाल, जिस बात से चिढ़ता गुस्से में यह बात चिल्लाता है आखिर ये कैसे दुविधा, जब मैं कुछ नहीं करता तो मेरा प्रोग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ता, और जब ये कुछ नहीं करता तो इसकी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ाई है। ये पक्का कुछ तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है जिसका पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ आदित्य की तरफ वो देखता है एक पॉपअप नोटिफिकेशन का जहाँ पर साफ साफ बताया था कि उसकी फिशिंग स्किल 6 लेवल की हो गई थी, तो उसके पास अब चांस था स्पेशल एट्रीब्यूट्स वाली फिशेस को पकड़ने का, पर अब उसे एक हाई लेवल के फिशिंग एरिया पर जाना पड़ेगा कि तभी वहाँ पर एक आदमी आदित्य के लिए एक लेटर लेकर आता है, जिसे देखकर आदित्य को लगता है कि शायद ये कोई लड़की का होगा जो कि उसे एक्चुअली में सीक्रेटली पसंद करती होगी, पर इतने टाइम से पक्का वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखी होगी। और जब वो उसे खोलकर पढ़ता है तो वहाँ पर डेमन सप्रेशन डिवीजन सिलेक्शन के बारे में लिखा हुआ था, जिससे पढ़ आदित्य भी खुश होता कहता है यह तो बहुत ही सही चीज हो गई, अब हमें इस सप्रेशन डिवीजन का वार्डन मेरे हाथों मारा गया था तो पक्का वो लोग मुझसे पूरी नफरत करते होंगे, और शायद ये भाई अगर उसकी माँ के चाल हो सकते हैं, पर इस मौके पर मैं ना तो बिल्कुल नहीं करने वाला। और फिर टाइम बाद हम आदित्य को सोनिया के साथ बैठे देखते हैं जो कि उसे बता रही थे कि डेमन सप्रेशन डिवीजन सिलेक्शन जल्द ही आने वाली थी, तो फिर आखिर मास्टर बिना कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस किए बस आराम से बैठे क्यों हुए थे जबकि उन्हें फिलहाल के वक्त ट्रेन होना चाहिए था। पर आदित्य बताता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी फैमिली स्टेटस के साथ ये लोग मुझे इतना अच्छा मौका देना चाहेंगे, और जब कोई बात सच में बहुत ही अच्छी लगती है तो हमें हमेशा जान कर रखना चाहिए कि उसके पीछे कोई चाल हो सकती है। जिस बात पर सोनिया एग्री तो करती है पर पूछती है कि आखिर मास्टर फिर से पागलों की तरह हवा में अपनी उंगलियां क्यों कर रहा है, कि आदित्य उसे बताता है कि उसे इतना तो नहीं पता कि आखिर डेमन सप्रेशन डिवीजन में उसे किस तरह के विरोधी से लड़ने के लिए मिलेगा, पर एक बात तो पूरी पक्की थी कि उसे भी बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा कि तभी आदित्य को नोटिफिकेशंस आते हैं कि सोनिया का कुकिंग टैलेंट बढ़ गया था और उसका स्पेशल टैलेंट भी चेक किया था, और अगर आदित्य सोनिया को वो टेक्निक सिखा देगा तो सोनिया अपने बनाई गई डिशेस में एक अलग तरह की एनर्जी को डाल पाएगी जिसे खाने से यूजर के सभी स्टैट्स वगैरह बढ़ सकते हैं। पर आदित्य इस बात से कंफ्यूज था कि आखिर उसे सोनिया को ये स्किल्स देनी कैसे थी कि तभी ऊपर हवा में उसे एक चमक सी रोशनी दिखाई देती है जिसे आदित्य पकड़ सकता था, तो
ये एक तरह का स्किल पॉइंट की तरह था जिसे उसे सोनिया के अंदर डालना था। पर खैर ये चीज बोलने में काफी अजीब हो जाएगी, तो बस आदित्य चुपचाप उस स्किल पॉइंट को लेकर सोनिया के सर पर लगा देता है, जिससे सोनिया के पास वो एबिलिटी चली जाती है। पर सोनिया को अपने मास्टर की ये हरकत बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो शर्माती पूछती है कि आखिर मास्टर ये क्या अजीब सी हरकतें कर रहे थे कि तभी जोर एस बेस आदित्य ने उसके दिमाग में डाली थी। वो धीरे धीरे कर अचानक से सोनिया सीखने लगती है और अगले पल आदित्य देखता है कि सोनिया उसकी सीट से गायब थी और वो वहाँ से भागती जाती बताती है, मास्टर मेरे दिमाग में न जाने क्यों अलग अलग रेसिपीज आ गई, मुझे फटाफट इन्हें बनाना पड़ेगा उससे पहले मैंने भूल जाऊं। और यहाँ दूसरी तरफ उसे नोटिफिकेशंस आते हैं कि स्नेहा की स्किल्स भी काफी बढ़ रही थी और अब वो ऐसे स्क्रॉल्स को बना सकता था जिनमें स्पेशल इफेक्ट्स होंगे और इन स्क्रॉल का इस्तेमाल कर वो बिना नोटिस हुए इधर उधर जा सकता था। और आदित्य तो सच में लकी था क्योंकि उसके डिसाइपल्स सच में बहुत ही मेहनती थे और फिर उसका सब सिस्टम भी खुल जाता है जिससे अब उसके डिसाइपल्स अपनी क्रिएशंस को शेयर कर सकते थे और आदित्य की इन्वेंटरी में सेव कर सकते थे। और फिर अगले दिन उस डेमन सब्रेशन जगह में जाने से पहले आदित्य अपनी दोनों ही चेलियों को बुलाकर उन्हें बाय करता है और एक्चुअली में उन दोनों ने उन्हें अपनी अपनी क्रिएशंस बनाकर दी थी जिसे आदित्य ने पहले इस सिस्टम में स्टोर कर लिया था। और स्नेहा और सोनिया आपस में बातें कर रही थी कि सच में उन्हें जो मास्टर मिला था वो सभी से ही अलग और एक अजीब सा बंदा था। और फिर आदित्य पहुंच जाता है डेमन सब्रेशन डिवीजन में जहाँ एंट्रेंस पे उससे वही रिकमेंडेशन लेटर मांगा जाता है जो कि उसकी ओर भेजा गया था। और आदित्य का लेटर देखकर उसका नाम पढ़कर वो सभी लोग जान जाते हैं कि यह तो वही हरामजादा था जिसके कुछ टाइम पहले स्पिरिचुअल रूट्स भी एक्टिवेट नहीं होते थे। और आदित्य वहाँ पर इकट्ठे हुए सभी लोगों से आ रहे उसके लिंक टेंट को साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि वो सभी के सभी लोग ही उसके बारे में सिर्फ बुरा भला सोच रहे थे और वो सभी उसे यहीं पर मारना तक भी चाहते थे। पर खैर बने गए रूल्स की वजह से ऐसा नहीं कर सकते थे। और आदित्य भी अपने मन में सोच रहा था कि ये बार उसकी मां ने पक्का इन लोगों को खबरें बता दी होगी। और भले इस वक्त डेमन सप्रेशन डिवीजन के पास उसके खिलाफ कोई भी पक्का सबूत तो नहीं था, पर यह बात तो पक्की थी कि वो पूरी डिवीजन का ही दुश्मन बन चुका था। और तभी वहाँ पर आवाज आती है कि यंग मास्टर लियान आ चुके हैं और फिर सभी लोगों का ध्यान उस सहायक यंग मास्टर लियान पर चला जाता है जो कि वहाँ से बाहर से आया था। और सभी लोग तो उसके नाम को जानते थे सिवाय आदित्य के। जब आदित्य पूछता है कि ये बंदा कौन है, वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम खैर हम आदि रख सकते हैं और वो इस वक्त वन रियम में था। आदि आदित्य को बताता है कि उनके सामने आया वो बंदा लियान फैमिली का यंग मास्टर था जिसे बाकियों से ज्यादा जीनियस माना जाता था। और सुनने में था कि वो बाकियों से पहले वन रियम में पहुंच गया है कि आदित्य आदि को देखकर कहता है, ओह तुम तो कहानी के साइड कैरेक्टर की तरह हो जो बाकी आए गए नए कैरेक्टर्स के रोल्स को समझाता है। खैर यहाँ पर लियान फैमिली का यंग मास्टर अपने बातों से हवा में उड़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक और नमूना आता है जो लियान को धकेल कर दूर फेंकता है। और अब उसे देखकर तो लोग उसकी तारीफें करने शुरू हो गए थे कि ये तो चियान फैमिली का यंग मास्टर था जो वन रियम में आए गए न्यू कमर्स में सबसे काबिल था और उसने ग्रेट डेमन को काट कर उसका स्पिरिचुअल कोर तक हासिल किया था। और पीछे खड़ा लियान भी इस बात से फ्रस्ट्रेटेड था कि वो इस बंदे से पंगा नहीं ले सकता। यहाँ पर चियान फैमिली का यंग मास्टर कह रहा था, अगर मैं सिर्फ एक और डेमन स्पिरिट के स्पिरिचुअल कोर को ले पाऊं तो मैं कुछ कर दूसरे रियम तक पहुंच जाऊंगा। कि वो ये बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे एक बड़ा प्रोसेस महसूस हो रहा है और उसके पीछे हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े आदमी को जो चियान फैमिली का यंग मास्टर को उसके रास्ते से दफा होने को कह रहा था। और चियान फैमिली के यंग मास्टर के भी उस बड़े आदमी को देखकर हालात एकदम टाइट हो गए थे और वो बिना कुछ बकवास किया उस मोटे गैंडे का रास्ता बनाने के लिए साइड हो जाता है। और आदित्य ये देखता पूछ रहा था कि आखिर अब ये नया सांड कौन था जिसके सामने ये यंग मास्टर चियान तक भी नहीं बोल रहा था। जिस पर आदि उसे बताता है कि ये बंदा फेमस नॉर्थर्न जायंट स्पिरिट मेंशन से आया था और उस जगह के सभी लोग ही काफी बड़े और शक्तिशाली होते हैं और ये उनकी जगह से पिछले साल का सबसे काबिल डिसाइपल था। और ये उन कुछ लोते न्यू कमर्स में से था जो पिछले साल ही दूसरी रियम तक पहुंच गए थे। तो बेशक एक दूसरी रियम का बंदा काफी ताकतवर होगा कि तब उन सभी को अनाउंसमेंट होती है कि लेडी जियाओ आ चुकी है। और फिर वहाँ पर सभी महसूस करते हैं वह खतरनाक शक्तिशाली राक्षस के पैरों के कदमों को जिसका भयंकर ओरा हर जगह ही फैल रहा था। और वो मोटा भय इसको महसूस कर सोच रहा था, इतना भयंकर ओरा आखिर ये चीज किसकी ताकत हो सकती है, क्या ये एक ग्रेट डेमन है। और यहाँ पर आदित्य भी महसूस कर पा रहा था कि ये प्रेशर एक्चुअली में बहुत ही भयंकर था जिसे वो तो संभाल पा रहा था। पर उसके सामने ही खड़े हुए आदि के एकदम बुरे हाल हो गए थे कि वो उसे इस नए व्यक्ति के बारे में बताने की हालात तक में भी नहीं था। कि वहाँ पर फिर आदित्य देखता है कि उनके सामने एक बहुत ही विशाल व्हाइट टाइगर मौजूद था जो कि थर्ड रैम का ग्रेट डेमन था। और इतना तो सभी जानते थे कि थर्ड रैम कितनी ज्यादा ताकतवर होती है। और उसी के ऊपर वो ध्यान से देखता है कि एक लड़की उस भयंकर डेमन की सवारी कर रही थी। और फिर हम उस सुंदर सी लड़ी को देख पाते हैं जिसने न जाने क्यों अपनी आंखों को ढक रखा था और लाल से कपड़े डाल रखे थे। और सिपाहियों एक बात याद रखना, जो डाले रंग लाल वो बिस्तर में करते कमाल। खैर वो लड़ी थी जिहाओ यूही जो जिहाओ फैमिली की डेमन मास्टर ब्लड लाइन में थे और वो इस वक्त सेकंड ईयर में थे। पर खैर हम इस लड़ी को बुलाएंगे मुस्कान। और सभी लोग उस डेमन से डरे भागने लगते हैं जिसकी मुस्कान सवारी कर रही थी। और सामने खड़े मोटे के तो एकदम हालात टाइट हो गए थे जब वो थर्ड रैम का डेमन बेस उसे सूंघने के लिए उसके नजदीक बढ़ता है। पर फिर चुपचाप उसे सूंघकर अपनी राह पे आगे बढ़ जाता है। और वो मोटा नीचे डरा बस सोच रहा था,
इतना खतरनाक डीमन बीस्ट आखिर इस औरत ने उसे कैसे पा लिया? और आदित्य पीछे से नजारा देखता सोच रहा था कि जिस छोटे टाइगर से वो लड़ा था वो इस शेर के सामने तो कुछ भी नहीं था, और अगर ये ग्रेट टाइगर चाहे तो वो इस वक्त हर एक जगह को अकेले तबाह करने की शक्ति रखता है। और अब क्योंकि आदि भी होश में आ गया था, आदित्य उससे पूछता है तो ये जिहाओ फैमिली की लेडी कौन है जो इतने भयंकर एक ग्रेट टाइगर डीमन को पाल सकती है? जिस बात पर आदि उसे बताता है ये साउथर्न एरिया की खतरनाक जिहाओ फैमिली है जिनकी ब्लड लाइन बहुत ही घातक है। इनके पास डेमन मास्टर स्पिरिचुअल ब्लड है जिसकी मदद की बदौलत ये दुनिया में कोई भी मौजूद रियल बीस्ट को कंट्रोल करते हैं। और कहा तो जाता है कि इनकी फैमिली का हेड बहुत ही खतरनाक है जो एक 10th रैंक के फीनिक्स बीस्ट की सवारी कर सकता है। और कहा तो जा रहा था कि टाइम के अकॉर्डिंग उनकी ब्लड लाइन काफी कमजोर पड़ रही थी जब तक इस लड़की का जन्म न हुआ जिसने जिहाओ फैमिली की ब्लड लाइन को फिर से ताकतवर बना दिया। और इस आए गई लेडी को अपनी जनरेशन का एक बहुत बड़ा जीनियस माना जाता है। और आदि उल्टी उल्टी बातें करता कहता है जरा सोचो तो सही, ये सुंदर होटी पक्का भविष्य में 10 रैंक की ग्रैंड मास्टर बनेगी। अगर मेरे जैसे बंदे के साथ शादी हो जाए हमारे बच्चे कितने ताकतवर होंगे उसकी वजह से, पर फिर भी उससे मजे तो मुझे आएंगे ना। और फिर आदित्य वहाँ देखता है कि उस रैंक एरिया के अंदर तो बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर हर जगह पर अलग अलग टाइप की बुद्धा टाइप की मूर्तियां लगा रखी थी। और आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर इन मूर्तियों का यहाँ पर काम क्या था। जिस बात पर आदि बताता है कि कहा तो जाता है कि हर एक मूर्ति के अंदर डिवाइन पावर है जो नजदीकी डीमंस को यहाँ से दूर रखती है। जिस पर आदित्य पूछता है कि क्या इस दुनिया में इंसान डीमंस और इमोर्टल्स मिलकर रहते हैं? जिस पर आदि बताता है कि मिलकर तो कोई नहीं रहता और इमोर्टल्स का उसे पता नहीं, पर इंसानों और डीमंस के बीच में आपस में काफी दुश्मनी है। और आदित्य एकदम कंफ्यूज था कि आखिर उससे कौन सी डीमन केव के अंदर जाना था। जिस पर आदि बताता है कि उन्हें मेन ऑफिसर के पास जाकर अपनी रैंक को चेक करवाना था। उसके बाद तुमने अपनी रैंक के मुताबिक ही उसी रैंक के डीमन केव में जाना पड़ेगा। जैसे 1 रैंक के लोग 1 रैंक में जाएंगे और सेकंड के सेकंड में। और फिर वहाँ पर आदित्य मुस्कान की तरफ इशारा करता पूछता है कि क्या ये लड़की इस वक्त सेकंड रैंक में जा रही थी? पर आदि ये देखता हैरान होता चिल्लाता है कि नहीं, ये बावली लड़की सेकंड रैंक में नहीं बल्कि सीधा ही 3rd रैंक में जा रही थी जो कि एक बहुत बड़ी पागलपंती थी। वेल, सिपाहियों कहा था ना मैंने, लड़की जो डाले कपड़े लाल कर दे बवाल। खैर, पर अब ये कितने कर मजे हमें दे पाएगी, मेरा मतलब कितने कर शक्तिशाली ये होगी, ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज को भी कंटिन्यू करूं तो वीडियो पे एटलीस्ट 250 कमेंट्स होने चाहिए। और फिर आके देखते हैं क्या होता है। और कमेंट्स में ये बात पक्का बताना कि आपको मेरा बनाया गया ये एपिसोड बाकियों के एक्सप्लेनेशन मुताबिक कैसा लगा। और खैर, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें फटाफट अपने गोल 51 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। सो वेल, एनीवेज गाइस, फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।